हेलो स्टूडेंट, चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT एक्सरसाइज जो आपकी बुक में चैप्टर के पीछे दी है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। NCERT एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जब भी कोई एथलीट अपनी रेस को फिनिश करता है तो उसमें जो ब्रीदिंग है वो फास्ट और डीप क्यों हो जाती है? While running, an athlete needs to supply extra energy to his muscle cell for the extra work. जब एक एथलीट रनिंग करता है तो उसकी मसल सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। For this he breathes faster and deeper so that more oxygen is supplied to the cells. इसीलिए उसमें ब्रीदिंग जो है वो फास्टर और डीपर हो जाती है, जिससे उसकी मसल सेल को ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है। This speeds up the breakdown of food and a result more energy is released. और जब उसमें ब्रीदिंग फास्ट होगी, डीप होगी, ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी सेल्स में होगी, उसकी सेल्स में फूड का ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा और ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी रिलीज होगी, जिससे वो अपनी रेस को फास्टली फिनिश कर पाता है। लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलरिटी भी बतानी है और डिफरेंस भी बतानी है। सिमिलरिटी क्या है? In both aerobic and anaerobic respiration, the food is broken down to release energy. दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन उसे किया जाता है और क्या रिलीज की जाती है? एनर्जी रिलीज की जाती है। दोनों में कॉमन है, सिमिलर है। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की एसेंशियलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑक्योर। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एनएरोबिक में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज इनकम्प्लीट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट्स। जब एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद लिटिल एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनएरोबिक में लिटिल एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, यहाँ पर एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Why do we often sneeze when we inhale load of dust laden? हम ऐसी एयर को अगर इनहेल कर ले जिसमें बहुत ज्यादा डस्ट है तो स्नीजिंग छींक क्यों आती है? स्नीजिंग एक्सपेल्स द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर सो दैट ओनली क्लीन एयर इंटर द बॉडी। जब हम स्नीजिंग करेंगे, जब हम छींकते हैं तो क्या होगा कि जो इनहेल्ड एयर, जिस एयर को हमने इनहेल किया है, उसके फॉरेन पार्टिकल्स को हम एयर के थ्रू क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे क्लीन एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे। इट यूजुअली ऑक्यूर बिकॉज ऑफ द इरिटेशन इन द अपर ब्रीदिंग पैसेज। कब होता है कि जो हमारा अपर ब्रीदिंग पैसेज है, अपर ब्रीदिंग जो ट्रैक्ट है, उसमें इरिटेटिंग होने से हमें स्नीजिंग होती है, हमें छींक आती है, जिससे फॉरेन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अब ये इस अपर ब्रीदिंग पैसेज या ट्रैक्ट में इरिटेशन होता किससे है? दिस इरिटेशन हैपेंस व्हेन वी इनहेल सम अनवांटेड पार्टिकल। जब हम किसी अनवांटेड पार्टिकल को एयर के साथ में इनहेल कर लेंगे तब हमारे इस अपर ब्रीदिंग पैसेज में इरिटेटिंग होती है और स्नीजिंग होती है।
inhale some unwanted particle and they get trapped in our nasal cavity। वो unwanted particle को हम एयर के साथ inhale करेंगे, वो हमारे nasal cavity के अंदर trap हो जाएंगे, जिससे upper nasal जो cavity कहते हैं, breathing पैसेज कहते हैं, उसमें इरिटेटिंग होगी और स्नीजिंग होगा। कौन कौन से ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स एयर के थ्रू हमारे अपर ब्रीदिंग पैसेज में जाकर इरिटेटिंग कर सकते हैं, जिनसे स्नीजिंग होती है? स्मोक, डस्ट, पोलन ग्रेन्स आर सम ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स दैट मे कॉज स्नीजिंग। ये स्नीजिंग कर सकते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 ग्लास की बनी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है। फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। इनको आप क्या करें, 3/4 इनको वाटर से फिल कर ले, इन पे लेबल कर देंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पे ए, फिर बी एंड सी, 3 आपने टेस्ट ट्यूब ली, ए बी सी, तीनों में आपने 3/4 पार्ट क्या फिल कर लिया, वाटर कर लिया। अब ए टेस्ट ट्यूब में आपको क्या रखना है, एक एनिमल को छोड़ना है, स्नेल एनिमल। बी टेस्ट ट्यूब में आपको एक एक्वाटिक यानी वाटर का एक प्लांट डालना है, और सी टेस्ट ट्यूब में क्या करना है कि स्नेल और प्लांट दोनों जो है उनको रखना है। ए टेस्ट ट्यूब में आपने स्नेल एनिमल को डाल दिया वाटर के अंदर, बी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वाटर के अंदर डाल दिया प्लांट को, और सी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने स्नेल एनिमल और प्लांट दोनों को रख दिया। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2? कौन सी टेस्ट ट्यूब में CO2 की कंसंट्रेशन हाईएस्ट हो? ये हम जानते हैं कि जो ब्रीदिंग का हमारा प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का हमारा प्रोसेस है, उसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 रिच एयर को एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग के अंदर, रेस्पिरेशन। टेस्ट ट्यूब ए विच हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ए टेस्ट ट्यूब में CO2 की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी। रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स स्नेल, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमने एक एनिमल को रखा है, स्नेल को रखा है। स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथिंग इन O2। ये जब ब्रीदिंग करेगा तो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और CO2 को क्या करेगा, एक्सहेल करेगा। तो CO2 को एक्सहेल करेगा तो उस टेस्ट ट्यूब के वाटर में CO2 की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। Hence CO2 concentration increases in test tube A, क्योंकि स्नेल जब एयर इनहेल करेगा तो ऑक्सीजन लेगा और एक्सहेल करेगा तो CO2 जो है वो उस टेस्ट ट्यूब के वाटर में डालेगा। तो CO2 की कंसंट्रेशन इस टेस्ट ट्यूब A में हाईएस्ट है। अभी हम बात करें टेस्ट ट्यूब B की। टेस्ट ट्यूब B कंटेन ए वाटर प्लांट। टेस्ट ट्यूब B में हमने वाटर के अंदर क्या डाला है, वाटर प्लांट डाला है, which takes in CO2 for food synthesis and gives out। अब ये बी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने एक्वाटिक प्लांट को डाला है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से फूड सिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस जब वो करेगा तो वो क्या करेगा, CO2 को यूज करेगा और वाटर के अंदर क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। Hence more oxygen concentration is found in the test tube B। तो इस टेस्ट ट्यूब बी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट हमने डाला है, वाटर प्लांट हमने डाला है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा जिसमें से वो CO2 लेगा और टेस्ट ट्यूब के वाटर में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अभी हम बात करें टेस्ट ट्यूब सी की, तो इसमें हमने एक स्नेल एनिमल भी डाला है और एक प्लांट भी डाला है। CO2 प्रोड्यूस्ड बाय स्नेल इज, अब स्नेल जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन में O2 को यूज करेगा और CO2 रिलीज करेगा। तो स्नेल ने जो CO2 प्रोड्यूस की है अपने ब्रीदिंग में, अपने रेस्पिरेशन में, उसको कौन यूज करेगा, यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर इट्स फूड सिंथेसिस। स्नेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है उसी टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस के लिए फूड सिंथेसिस में यूज कर लेगा, और वो जब फूड सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज करेगा तो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और ये प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा उसको कौन यूज कर लेगा, स्नेल अपने रेस्पिरेशन के लिए कर लेगा। देयरफॉर टेस्ट ट्यूब A हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो टेस्ट ट्यूब C में क्या होगा कि स्नेल ने CO2 यूज की, CO2 रिलीज की, CO2 को उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में यूज की, ऑक्सीजन रिलीज की, उसको फिर स्नेल ऑब्जर्व यूटिलाइज कर लेगा। तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब में CO2 की कंसंट्रेशन टेस्ट ट्यूब A में हाईएस्ट है। टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू, कॉकरोच में एयर बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल से एंटर होती है जिसे हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन लेग ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ
लैक्टिक एसिड। जब हेवी एक्सरसाइज होगी तो हमारी मसल्स में, लेग की मसल्स में फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे मसल्स में क्रैम्प होगा। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट एंड एवरेज अडल्ट पर्सन कितनी होगी, 15 to 18 नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है एक अडल्ट पर्सन के अंदर, 15 to 18। जब कोई एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एयर को जब हम अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन है, CO2 कंटेनिंग एयर को बाहर निकालते हैं तो एक्सहेलेशन है। तो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो रिब्स की मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट डाउन। इनहेल करेंगे, रिब्स की मूवमेंट ऊपर की ओर होगी, एक्सहेल करेंगे, रिब्स की मूवमेंट क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। कॉलम ए को कॉलम बी के आइटम के साथ में मैच करना है। ईस्ट में हमारे पास में क्या होगा, एल्कोहल। ईस्ट फर्मेंटेशन से, ईस्ट एक सिंगल सेल वाला फंजाई है, इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, जिससे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, एथाइल एल्कोहल। डायाफ्राम कहां प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्किन जो है वो किसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गिल्स में स्किन जो है वो किसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, अर्थों में। लीव्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे अपर्चर, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। फिश, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है, गिल्स। फिश एक्वाटिक एनिमल है और वाटर में रहने वाले जो एनिमल है वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, इसके लिए इनमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, गिल्स होता है। फ्रॉग में स्किन और लंग्स दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फ्रॉग जो है वो लंग्स और स्किन दोनों से ब्रीदिंग करता है। अभी आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स जो है उनको मार्क करने हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लो डाउन, फॉल्स। हैवी एक्सरसाइज में तो ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्लो डाउन नहीं होगी, ये फॉल्स है। Plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night, ये false है। Plant carrying out photosynthesis during the day, ये सही है कि plants जो है वो सिर्फ दिन के अंदर during the day photosynthesis करते हैं, लेकिन respiration only night, ये false है। Respiration जो है वो during day and night हमेशा चलेगा और photosynthesis जो है वो only डे टाइम पे होगा, तो ये false है, क्योंकि यहाँ पे respiration only at night ही false है। Frogs breathe through their skin as well as their lungs, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन से भी ब्रीदिंग करते हैं, और जब वाटर में रहेंगे स्किन से ब्रीदिंग करेंगे, वाटर से बाहर लैंड पे होंगे तो लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। फिश हैज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, ये फॉल्स है। फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, वाटर में रहती है, तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करने के लिए उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, तो लंग्स नहीं होते, फॉल्स है। साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये ट्रू है। जब हम इनहेलेशन करते हैं चेस्ट मूवमेंट जो है वो बाहर की ओर होती है, चेस्ट कैविटी जो है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये ट्रू है। अभी आपको क्या करना है, गिवन बिलो ए स्क्वायर ऑफ लेटर्स, स्क्वायर में बहुत से लेटर्स दे रखे हैं, व्हिच आर हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन से रिलेटेड अलग अलग वर्ड्स जो है, हिडन वर्ड्स जो है, उनके लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। दीज वर्ड में बी प्रेजेंट, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपवर्ड हो सकते हैं, डाउनवर्ड हो सकते हैं, डायगोनल हो सकते हैं। फाइंड द वर्ड फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लू अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो द स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? हम सीधा इसका आंसर शीट में इसको चेक करते हैं। एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट्स, एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट्स, आंसर क्या है, एयर ट्यूब्स जो है इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स क्या होती है, ट्रेकिया होती है। क्या होती है, ट्रेकिया। फर्स्ट द एयर ट्यूब इन इंसेक्ट्स, हमें ये पता हो कि एयर ट्यूब जो है इंसेक्ट्स की एयर ट्यूब्स क्या होती है, ट्रेकिया होती है। फिर हमें इसे यहां पर जो है वो फाइंड करना है, ट्रेकिया। ट्रेकिया हम देख सकते हैं यहां पर, लंग्स, ट्रेकिया, TRACHEA, ट्रेकिया। सेकंड,
स्ट्रक्चर अराउंड चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अराउंड जो स्कलेटल बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, किसकी बनी होती है, रिब्स की। ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा रिब्स। थर्ड में यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, मस्कुलर फ्लोर ऑन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के नीचे जो मस्कुलर मसल्स का बना हुआ एक जो पर्दे जैसी स्ट्रक्चर है उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो हमें यहाँ पर डायाफ्राम, यहाँ से डायाफ्राम। टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो अभी आप यहाँ पे फाइंड करें कहाँ है स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे ओपनिंग्स है उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्पाइरिकल्स है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ये लंग्स जो है उसको फाइंड करेंगे। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, वो कौन सी ओपनिंग है जिससे हम इनहेल करते हैं, इन्हें हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। नोस्ट्रिल्स क्या है, नोस्ट्रिल्स। तो अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नोस्ट्रिल्स को, नोस्ट्रिल्स। नेक्स्ट क्या है, एनएरोबिक, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ईस्ट जो एक सिंगल सेल वाला फंजाई है, तो यहाँ पे आप फाइंड करेंगे ईस्ट को, ईस्ट। एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल एंट है, तो आप यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनको आप फाइंड करेंगे। 9th क्वेश्चन हमारा है, द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम। माउंटेनियर्स जो माउंटेन्स वगैरह पे, काफी ऊंचे माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, वो अपने साथ में ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन ग्राउंड। हमारे यहाँ के ये जो प्लेन एरिया है, जो ग्राउंड है, यहाँ के कंपेरेटिवली जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो एयर की अमाउंट, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे, वैसे वैसे एयर की अमाउंट कम होती जाएगी, तो उन्हें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए अपने वो साथ में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये क्वेश्चन आंसर्स हमारी बुक के चैप्टर कंप्लीट होने पे दे रखे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम 5th क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हमारी स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक के होंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले के जो क्वेश्चन आंसर आज हमने किए हैं, अच्छे तरीके से आप इनको लर्न करें और अपनी नोटबुक में इनको अच्छे तरीके से आप राइट करें।